नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए नव विधान का छठा अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। स्त्री से शैलेश ने तो बातचीत करना बंद ही कर दिया, लेकिन उषा ने नहीं किया। उसके आचरण में लेश मात्र भी परिवर्तन ना हुआ। घर गृहस्थी का सारा कामकाज ठीक पहले की तरह ही वह करती जा रही थी। मुंह खोलकर शैलेश कुछ पूछ नहीं सकते और सबसे बढ़कर मुश्किल हो रही थी कि उन्हें यह बात समझने में कि जो प्राणी इस घर में सदा सर्वदा के लिए छोड़ जा रहा है, उसके प्रति इतनी माया ममता कैसे बनी हुई है। आज सुबह ही उनके कानों में गया कि दीवार से मैले हाथ पहुंचने के कारण उषा नए नौकर से डांट फटकार कर रही है। यद्यपि अभ्यास के अनुसार काम काज में भूल भ्रांति उसकी नहीं होती थी, लेकिन हर जगह उसकी सतर्क दृष्टि में तिल मात्र भी शिथिलता शैलेश ने नहीं देखी। उषा को भली भांति जानने का समय उन्हें नहीं मिला। थोड़ा ही जान पाया है, लेकिन उस थोड़े में ही यह अच्छी तरह जान गए हैं कि उसके जाने का संकल्प अब विचलित ना होगा। जबकि साधारण मानव चरित्र की जो कुछ अभिज्ञता इस उम्र तक उन्होंने संचित की थी, उसके साथ ही एक बड़ा भारी अंतर, मानो एक आंख से हंसना और दूसरी आंख से अश्रुपात करना, शैलेश मन को जैसे एक तरह झूले पर अविश्रांत रूप से घुमा घुमा कर मार रहे थे। अचानक क्षेत्र मोहन ने आकर सीधे रसोई घर के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी, भाभी जी, प्रसाद पाने में और कितनी देर है? उषा ने आंचल को माथे पर तनिक सा खींच कर हंसकर कहा, यह तो आप अपने साले साहब से पूछकर आइए, मेरे यहाँ तो तैयार हो गया है। क्षेत्र मोहन, ठगे जाने वाली पात्र तो आप नहीं हैं, लेकिन मैं ठगा गया हूँ। भोजन का ठाट देखकर भरा पेट होने पर भी लोभ सता रहा है भाभी जी, किंतु पेट खराब हो जाने का डर है। लेकिन निमंत्रण कैंसिल कर देने से काम ना चलेगा और किसी दिन आकर खा जाऊंगा। उषा चुप रही। क्षेत्र मोहन ने पूछा, आपका लड़का कहाँ है? आज उसे जाने क्या हुआ है, कहने लगा स्कूल नहीं जाऊंगा, किसी तरह थोड़ा सा खिला पिलाकर अभी अभी उसे भेजा है। क्षेत्र मोहन, आपको वह बहुत प्यार करता है। फिर जरा सा हंसकर कहा, अच्छी बात है, आपके उस मायके जाने वाले प्रस्ताव का क्या रहा? सच तो यह है भाभी जी कि गुस्से में आप जैसी नारी के मुख से भी यदि इस तरह की बंधनहीन बात निकल जाए तो फिर इस संसार में भरोसा करने को और क्या रहेगा। उषा ने इस अभियोग का कोई जवाब ना दिया, सिर नीचे किए चुप बैठी रही। क्षेत्रमोहन वहां से फिर शैलेश के स्टडी रूम में जा पहुंचे। शैलेश नहा धोकर शीशे के सामने खड़े होकर बालों में कंघी कर रहे थे। उन्होंने सिर घुमाकर देखा। क्षेत्रमोहन, आज कॉलेज बंद है क्या? नहीं, सिर्फ प्रथम 2 घंटे खाली हैं। क्षेत्रमोहन ने सांस खींचकर कहा, हो तो मजे में, लेकिन भाभी जी को मायके भेजने का आयोजन कैसे किया? आयोजन आयोजन जो करना है सो तो उनके चले जाने के बाद करूंगा। सुना है कल उनके भाई आकर लिवा ले जाएंगे। क्षेत्रमोहन, तुम पूरे इडियट हो। ऐसी स्त्री से तुम्हारी पटरी नहीं बैठ सकेगी भाई। उससे तो अच्छा है कि अदला बदली कर लो, तुम भी मजे में रहोगे और मैं भी। शैलेश ने अत्यंत विरक्ति से कहा, अधबूढ़े हो गए हो क्षेत्र, अब इस तरह की भद्दी मजाक करना छोड़ दो। क्षेत्रमोहन, छोड़ क्या अपनी इच्छा से नहीं पाता हूँ भाई, तुम लोगों के व्यवहार से नहीं छोड़ सकता। उन्होंने अत्यंत व्यथा पाकर कहा कि बाप के घर चली जाऊंगी, तो तुमने भी जवाब दिया कि जाती हो तो जा। अभी भवानीपुर मेरे हाथ से गया नहीं है। यह सब कैसा व्यवहार है? दोनों भाई बहन एक ही सांचे में डले हो। हटाओ जी, मैं सब रफा दफा करके आ रहा हूँ, जाना वाना उनका नहीं होगा, लेकिन अब तुम खोंचा मारकर और आघात न करना। अचानक कलाई घड़ी देखकर कहा, काफ़ी देर हो गई, आज चल रहा हूँ, कल पुनः आऊँगा। फिर धीमी आवाज में कहा, कुछ दिन शांति से समझौता करते चले जाओ। अध्यापक के घर की बेटी है, अनाचार सहन नहीं कर सकती। यह सब खाना 2 दिन मत खाओ, इसके सिवाय यह सब ठीक भी तो नहीं है। खर्चे की तरफ विचार करके देखो। अच्छा चलो भाई। यह कहकर उत्तर की अपेक्षा ना करके वे तेज कदमों से घर के बाहर हो गए। शैलेश कुछ देर स्तब्ध होकर बैठा रहा। क्षेत्रमोहन कब आया, क्या कहा, अचानक क्या कर गया, यह सब वह सोच नहीं सका। नौकर ने आकर खबर दी, खाना परोस दिया गया है। उत्तरी बरामदे में नियमानुसार आसन बिछाकर जगह की गई है। रोज की तरह भांति भांति की खाने की चीजें परोसकर उषा पासी बैठी है। शैलेश सिर झुकाए भोजन करने बैठ गए। बार बार उनकी इच्छा होने लगी कि क्षेत्रमोहन की कही हुई बात की आमने सामने जांच करके समयोचित 2 मीठी बातें कर जाएं, लेकिन किसी भी तरह वह बात नहीं पूछ सके। यहाँ तक कि सोमेंद्र के बहाने से भी कोई आलोचना नहीं कर सके। अंत में खाना समाप्त हो जाने पर वे
चुपचाप उठ गए। दूसरे दिन सवेरे ही अविनाश आ पहुंचा। शैलेश उस समय हाथ मुंह धोकर स्टडी रूम में चाय पीने जा रहे थे। अकस्मात घर में एक अपरिचित व्यक्ति को देखकर कलेजा धक सा रह गया। पूछा, आप कौन हैं? आगंतुक उषा का छोटा भाई था। उसने अपना परिचय देकर कहा, दादा खुद नहीं आ सके, दीदी को ले जाने के लिए मुझे भेजा है। ठीक है तो ले जाओ। यह कहकर शैलेश ने अपने कमरे में प्रवेश किया। वहां नाश्ते की टेबल पर सब चीजें रखी थी, लेकिन सिर्फ एक प्याला चाय लेकर वे आराम कुर्सी पर जा बैठे। बाकी सब सामान ज्यों का त्यों पड़ा रहा। किसी चीज को छूने की भी उनकी इच्छा न हुई। पहले से ही निश्चित था कि उषा के मायके से कोई आकर उसे ले जाएगा, इसलिए अविनाश को देखकर शैलेश को चौंकने का तो कारण था नहीं। वह आया है इसलिए दूसरे को जाना ही पड़ेगा, ऐसा भी कुछ नहीं। आखिर तक शायद जाना भी ना हो, किंतु इस विषय में कोई एक निश्चित बात ना जानने तक शैलेश का सारा तन मन कैसा होने लगा, इसकी कोई उपमा नहीं। आज सवेरे ही क्षेत्रमोहन के आने की बात थी। शायद वे भूल गए या शायद किसी जरूरी काम में फंस गए। सहसा यह आशंका ही मानो उनकी सब आशंकाओं का अतिक्रमण करने लगी। वे आ जाएं तो जो भी कुछ हो एक मीमांसा हो जाए, इसी की उन्हें भारी जरूरत है। अधैर्य की उत्तेजना से उन्हें भय होने लगा कि कहीं वह अपने को और न रोक सके। पीछे खुद ही दौड़े जाकर उषा से ना कुछ पूछ बैठे कि कल क्षेत्रमोहन के साथ उसकी क्या क्या बातें हुई थी। शैलेश को जैसे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं हो रहा था, और इस प्रकार जब घड़ी की ओर ताकते ताकते समय किसी प्रकार कट ही नहीं रहा था, तब दरवाजे का भारी पर्दा हटाकर जिस व्यक्ति ने सहसा प्रवेश किया वह चित प्रतिष्ठित क्षेत्रमोहन नहीं, अविनाश था। शैलेश ने एक बार सिर उठाकर उधर देखा और फौरन एक किताब उठा ली। उनके तन बदन में जैसे आग लग गई। अविनाश बैठ ही रहा था कि नाश्ते की चीजों पर नजर पड़ते ही उस किनारे की एक चेयर को और भी दूर खींचकर बैठ गया। घर के मालिक उसकी अभ्यर्थना करेंगे यह भरोसा था शायद उसे ठीक ना था, किंतु जब उससे अपने घर आने का कारण तक ना पूछा तब अविनाश खुद ही बोला, इसी 2:30 बजे वाली गाड़ी से दीदी जाना चाहती है। शैलेश ने सिर उठाकर कहा, जाना चाहती है? क्यों, मेरी तरफ से क्या उन्हें रोक टोक की आशंका है? अविनाश बालक है। सहसा इस बात का कोई जवाब उसे सूझ नहीं पड़ा। उसने सिर्फ इतना ही कहा, जी नहीं। दरवाजे के उस पार चूड़ियों की आवाज सुनकर शैलेश का पारा और भी चढ़ गया। उन्होंने कहा, मेरी ओर से उनको जाने के लिए कतई निषेध नहीं है। अविनाश चुप रहा। शैलेश, तुम्हारे दादा के आने की बात थी, वे क्यों नहीं आए? मुझे भी भेजने की उनकी कुछ इच्छा न थी। क्यों? अविनाश चुप रह गया। शैलेश, तुम बच्चे हो, तुमसे सब बातें कही नहीं जा सकती और कहने से फायदा भी नहीं है। तो भी अगर तुम्हारे दादा कभी जानना चाहें तो उनसे कह देना कि इस मामले में उषा का कुछ दोष नहीं है। दोष या भूल अगर किसी की है तो वह मेरी है। मेरा उसे बुला भेजना ही उचित नहीं हुआ था। तनिक रुककर फिर कहा, मन में आता था कि मेरे पिता अन्याय कर गए। बहुत दिनों बाद परिस्थितिवश जब समय आया तो सोचा कि अन्याय का प्रतिकार हो जाएगा। तुम्हारी दीदी आ तो गई, किंतु एक दोष ने 100 दोष होकर दर्शन दिए। इस बात का और क्या उत्तर है? अविनाश मौन ही रहा। ठीक इसी समय दूसरी ओर के दरवाजे से क्षेत्रमोहन ने प्रवेश किया। शैलेश ने देख लिया, लेकिन बात वह रोक नहीं सके। कठोर बात का यह स्वभाव ही है कि वह अपने ही भार से आप कठोरतर होती जाती है। उषा आड़ में खड़ी थी। बेचुक निशाना बांधकर वह उत्तेजना से ही लगातार विध करने लगे। मैंने तुम्हारी बहन से एक दिन शादी की थी, यह बात सच है, लेकिन उन्हें सहधर्मणी किसी तरह नहीं कहा जा सकता। हम लोगों की शिक्षा, दीक्षा, समाज, धर्म कुछ भी तो एक नहीं है। जोर जबरदस्ती करके उन्हें यहाँ रखकर यदि मैं अपने घर को स्मृति शास्त्र की पाठशाला बना दूं तो मेरी अकेली छोटी बहन दुख शोभ से पराई हो जाएगी और मेरा इकलौता लड़का कुशिक्षा और कुसंस्कार से परिपूर्ण हो उठेगा। यह तो मैं हरगिज होने न दूंगा। फिर भी मैं इसके लिए उनका एहसानमंद हूँ कि जो बात मैं मुंह खोलकर कह नहीं पा रहा उसे कहने में दुरूह कर्तव्य को उन्होंने स्वयं ही संपन्न कर दिया। क्षेत्रमोहन विस्मय से अवाक होकर ताकते रहे। शैलेश लजीला, संकोची और दुर्बल प्रवृत्ति का आदमी है। कोई भयंकर बात उच्चारण करना बिल्कुल ही उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध है, किंतु पागल की तरह आज वह क्या कर रहा है? उषा का छोटा भाई लेने के लिए आया है। यह समाचार क्षेत्रमोहन को तो पहले ही मिल गया था।
वह अपरिचित व्यक्ति वही है, इसमें संदेह नहीं। उसी के सामने यह सब क्या है? क्षेत्रमोहन व्यग्र अनुनय से दोनों हाथ जोड़कर कह उठे, देखिए, अपनी दीदी से यह सब भूलकर मत कहिएगा। उस अपरिचित लड़के ने दरवाजे की ओर उंगली उठाकर सिर हिलाकर कहा, मुझे कुछ कहना न पड़ेगा, दीदी बाहर खड़ी अपने कानों से ही सब सुन रही है। बाहर खड़ी है? वहां पर? प्रत्युत्तर में अविनाश के पहले शैलेश ने स्पष्ट करके कहा, हाँ हाँ, मुझे मालूम है क्षेत्रमोहन, वे उधर खड़ी हैं। उत्तर सुनकर क्षेत्रमोहन स्तब्ध विवर्ण होकर बैठे रह गए। उस दिन 2-3 घंटे बाद बहन को साथ लेकर जिस समय अविनाश स्टेशन की ओर रवाना हुए, उस समय सोमेंद्र था अपनी बुआ जी के घर, उसके पिता थे कॉलेज के कमरे में और क्षेत्रमोहन थे हाईकोर्ट की बार लाइब्रेरी में। दूसरे दिन सवेरे चाय की टेबल पर बैठकर विभा ने पति से कटाक्ष करके पूछा, दादा क्या कर रहे हैं देखा? क्षेत्रमोहन ने कहा, देखा तो हाथ में एक किताब है, लेकिन जान पड़ता है असल में कर रहे हैं अफसोस। यह काम तुम कब करोगे? कौन सा, किताब या अफसोस? विभा, किताब अब तुम्हारे हाथ में अच्छी न लगेगी, मैं दूसरी चीज के लिए पूछती हूँ। क्षेत्रमोहन ने चोट खाकर कहा, भाई को बुलाकर मायके चली जाओगी, तब शायद अफसोस कर सकूं। विभा का मन आज प्रसन्न था, वह नाराज नहीं और बोली, यह काम शायद मैं न कर पाऊंगी, क्योंकि हिंदुत्व का जप तप और छुआछूत की विद्या बचपन से ही मुझे सीखने की सुविधा नहीं मिली। पत्नी की बातों से आजकल अक्सर ही क्षेत्रमोहन असहिष्णु हो जाते थे, परंतु आज क्रोध दबाकर सहज स्वर में ही बोले, तुम्हारा बहुत भारी दुर्भाग्य है जो तुम्हें वह सब सीखने का सुयोग ही ना मिला। अगर मिला होता तो तुम्हारे दादा के अदृष्ट में इतनी बड़ी विडंबना न होती। यह कहकर वे कमरे से बाहर हो गए। भवानीपुर की जिस सुशिक्षित कन्या के साथ शैलेश के विवाह की चर्चा पहले चली थी, उसी के साथ विवाह का उद्योग फिर आरंभ हुआ। केवल विवाह इस बार स्वामी की आंतरिक विरक्ति की आशंका से इस कार्य में प्रकट रूप से योगदान नहीं कर सकी, परंतु उसके मन में सहानुभूति का जो भाव छिपा हुआ था, उसे विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित करने से वह विरत नहीं रही। कन्या पक्ष के अनुरोध करने पर क्षेत्रमोहन ने एक दिन जब स्पष्ट रूप से प्रश्न किया, तब विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए शैलेश ने स्वाभाविक भाव से ही कहा, क्षेत्रमोहन, जीवन का अधिक भाग तो व्यतीत हो ही गया, अब जो थोड़े से दिन अवशिष्ट हैं उसके लिए नया झंझट अपने ऊपर लादने का एहसास मुझे नहीं हो रहा है। सोमेंद्र है, तुम लोग आशीर्वाद दो वही जीवित रहे, यह सब झंझट मोल लेने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मनुष्य की निष्कपट बातें समझने को कुछ बाकी नहीं रहता। शैलेश की ये बातें सुनकर क्षेत्रमोहन ने आज वेदना का अनुभव किया। उसके बाद कचहरी से लौटने पर क्षेत्रमोहन प्रायः शैलेश के घर आने लगे। घर में गृहिणी नहीं थी, संतान नहीं थी, केवल थोड़े से नौकर चाकर मिलकर गृहस्थी चला रहे थे। देखते देखते सारे घर में इतनी विशृंखलता फैल गई, घर इतना श्रीहीन मालूम पड़ने लगा कि देखकर कलेश का अनुभव किए बिना नहीं रहा जाता। प्रायः 1 मास का समय व्यतीत हो जाने के बाद क्षेत्रमोहन ने ही फिर बात छेड़ी। उन्होंने कहा, शैलेश, तुम तो मेरे मन का भाव जानते हो, किंतु घर में किसी एक व्यक्ति के रहे बिना जीवन यात्रा का निर्वाह करना कठिन हो जाता है, विशेषतः वृद्धावस्था में। उमा आज उपस्थित थी। वह बोली, वृद्धावस्था आने में भी बहुत समय बाकी है भाभी जी, उससे बहुत पहले ही आकर हाजिर हो जाएंगी। क्रोध में आकर कोई स्त्री कितने दिनों तक मायके में पड़ी रह सकती है? यह कहकर उमा ने एक बार अपने भाई साहब के मुंह की ओर देखा और एक बार शैलेश के मुंह की ओर, परंतु उन दोनों व्यक्तियों में से किसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। विशेषतः शैलेश का मुख मानो एक मेघाच्छन्न उठा, परंतु जब उन्होंने देखा कि उमा अभी एक जिज्ञासामयी दृष्टि से मेरी ओर ताक रही है, तब कुछ क्षण की नीरवता के बाद मस्तक हिलाकर उन्होंने केवल इतना ही कहा, नहीं, वे अब नहीं आएंगी। अत्यंत ही अविश्वास के साथ जोर देकर उमा ने कहा, आएंगी नहीं? अरे आएंगी क्यों नहीं, अवश्य आएंगी। संभव है कि वे इसी महीने आ पहुंचे। क्यों भैया, क्या ऐसा ना हो सकेगा? उषा का लौटकर आना कितना कठिन है यह भैया को मालूम था। उसके जाने से पहले शैलेश ने जो कुछ कहा था उसका अक्षर अक्षर क्षेत्रमोहन के अंतस्थल में अंकित होकर उठा था। उषा किसी काल में भी ये सब बातें भूल सकेगी, इस बात की वे कल्पना तक नहीं कर सकते थे। वह यह समझते थे कि शैलेश के पिता ने वधू के प्रति बहुत बड़ा अन्याय किया था। बाद में आते आते जब वह आई तो भी विभा ने ईर्ष्यावश उसका बहुत अधिक अपमान किया। स्वयं शैलेश ने भी कुछ उठा नहीं रखा और जाते जाते उन्होंने अपमानजनक बातें उषा को कही, परंतु इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए भी
हिंदू नारी की शिक्षा और संस्कार को विशेषतः उषा के मधुर चरित्र के साथ मिलाकर क्षेत्रमोहन इस बात का किसी प्रकार भी अनुमोदन नहीं कर सकते थे। वह स्वामी के गृह का परित्याग करके चली जाए, इस बात को स्मरण करके उन्हें जब किसी भी कलेश होता तब वे यही सोचकर अपने आप को सांत्वना दे दिया करते कि उषा कितना अनादर और अवहेलना सहन करती रही, किंतु स्वामी ने जब उसे धर्म के आचरण के संबंध में ताने दिए तब वह उस आघात को सहन न कर सकी। संभव है कि इसलिए बहुत दिनों के बाद एक दिन स्वामी के गृह से उसका बुलावा आया, तब उसने जरा सी भी आनाकानी नहीं की, अणु मात्र भी अभिमान का भाव नहीं व्यक्त किया। बिना कुछ कहे सुने, बिना किसी प्रकार का सोच विचार किए वह चली आई थी। हिंदू नारी की धर्माचरण नामक जो वस्तु है, उसके संस्कार मुक्त आलोक प्राप्त क्षेत्रमोहन का विशेष परिचय नहीं था। उन्होंने उषा के द्वारा किए गए गृहस्थी के सुप्रबंध के साथ जब अपने घर की तुलना की, तब यह देखकर कि एक व्यक्ति में अपने विश्वास पर कितनी अधिक दृढ़ता और आत्मत्याग की कितनी शक्ति है, उन्हें अपना समस्त समाज ही मानो क्षुद्र और तुच्छ मालूम पड़ने लगा। मन ही मन वे कहा करते कि वास्तविक तेज जिसे कहते हैं वह इतनी अधिक मात्रा में हम लोगों में से किसी के यहाँ भी किसी स्त्री में नहीं है। उन्हें आशंका होने लगी कि यह वास्तविक धर्म नामक जो वस्तु है वह हम लोगों के यहाँ से निर्वासित हो गई है। जो विश्वास अपने आप को पीड़ित करने में पीछे खड़ा नहीं होता, श्रद्धा की गहराई जिसके दुख और त्याग को अपनी कसौटी में कस लेता है, वह विश्वास विभा में कहाँ है, हुमा में कहाँ है। और भी तो कितनी ही स्त्रियों को मैं जानता हूँ, कौन सी ऐसी स्त्री है जिसकी तुलना उषा के साथ की जा सके। उन्हीं सब बातों की अनुभूति एक और तो संकोच से और एक और भक्ति से क्षेत्रमोहन के अंतःकरण को परिपूर्ण सी करती रहती थी। कारण जिन थोड़े दिनों में ही उषा स्वामी को कितना प्यार करने लगी थी, यह बात तो क्षेत्रमोहन से अविदित नहीं थी। क्षण भर बाद ही जब उन्हें यह स्मरण हो आता कि समस्त कर्तव्य एवं प्रेम आदि चौपट होकर इतनी बड़ी घटना केवल मुसलमान नौकर के कारण हो गई, भाभी जी जिस आचार का पालन नहीं करती थी, उसी के घर में फिर से प्रवेश कर लेने पर उन्होंने एकदम से गृह का परित्याग कर दिया। इस प्रकार दूसरे लोग चाहे कुछ भी क्यों ना करते, किंतु भाभी जी को स्मरण करके उनकी इस मनोवृत्ति की संकीर्णता और तुच्छता के कारण उनका हृदय मानो विस्मय एवं शोभ से एकदम परिपूर्ण हो उठा। उमा प्रश्न कर क्षेत्रमोहन के मुंह की ओर देखती रही। उत्तर ना पाकर वह आश्चर्य से बोली, क्यों भैया, बताया नहीं? क्यों? उमा, अच्छा, मेरा कहना यह है कि भाभी जी संभवतः इसी महीने में ही लौट कर आ सकती है। तुम्हारा क्या विचार है भैया? क्षेत्रमोहन ने बहन के इस प्रश्न को टाल दिया। उन्होंने कहा, मान लिया जाए कि वे नहीं आती या आए बिना जैसे इतने दिनों तक उनका निर्वाह हो गया, वैसे ही जीवन के अवशिष्ट दिन भी बीत सकते हैं, किंतु क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? मेरा यही कहना है। ठीक ठीक उमा समझ ना सकी। इससे निरुत्तर होकर वह ताकती रह गई। उमा के विस्मय से परिपूर्ण हुए मुख की ओर देखते हुए शैलेश ने कहा, उमा, उनका लौटकर आना मुझे अब उचित नहीं मालूम पड़ता। वे मेरी विवाहिता स्त्री है, किंतु उन्हें मैं सहधर्मिणी नहीं कह सकता। उषा के विरुद्ध इस प्रकार की शिष्टता से हीन विचार इंगित करते देखकर क्षेत्रमोहन मन ही मन अप्रसन्न उठे। उन्होंने कहा, जब हम लोगों में धर्म ही नहीं, तब वह सहधर्मिणी कहाँ से पा सकोगे भाई? उन सब उच्च अंगों की आलोचना की आवश्यकता नहीं है। मैं एक ऐसा प्रस्ताव करता हूँ जिससे गृहस्थी के संचालन की एक व्यवस्था हो। अत्यंत ही विस्मय के साथ शैलेश ने कहा, हम लोगों के धर्म नहीं है। क्षेत्रमोहन, यदि धर्म है तो कहाँ है, जरा दिखलाओ तो। रोजगार करते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, बस। सहधर्मिणी के बिना भी हम लोगों का काम चल जाता है। जो पहले के लोग थे वे यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, तीर्थ व्रत करते थे, धर्म कर्म में लोग रहते थे। उन्हें सहधर्मिणी की आवश्यकता थी। हम लोग इसके लिए इतना बखेड़ा क्यों करें? मर्माहित होकर शैलेश ने कहा, क्या सहधर्मिणी यही है? याग यज्ञ पूजा अनुष्ठान? यह बात समाप्त नहीं हो पाई। क्षेत्रमोहन बोले, वही है भाई, वही है, उसके सिवा और कोई नहीं है। तुम भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू। बिना दोष ना तो हम पूजा करते हैं, ना मंदिर में जाते हैं। विष्णु कृष्ण आदि के चक्कर में पड़कर उनका भजन करने की भी बुरी आदत हम लोगों में नहीं है। स्त्रियां तो और भी अधिक निर्दोष हैं। हम लोग सरलता पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले आदमी अच्छे हैं। क्या होगा 5-7 अक्षरों वाली इतनी बड़ी सहधर्मिणी लेकर? हम लोगों के पास एक जरासी स्त्री भर हो, बस उसी से हमारा काम बहुत अच्छी तरह चल जाता है। तुम भाई जरा राजी हो जाओ। भवानीपुर वालों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। तुम्हारी बहन की भी बड़ी प्रबल इच्छा है। बात रख लो शैलेश। मुख सियाह करके शैलेश उठ खड़े हो। उन्होंने कहा, क्षेत्रमोहन, तुम मेरा उपहास कर रहे हो? यह मामला देखकर उमा मतवाली हो उठी।
क्षेत्रमोहन भयभीत हो बार बार कहने लगे, नहीं नहीं भाई शैलेश, यदि मैंने कोई ऐसी बात कही हो तो वह तुम्हारी अपेक्षा बहुत अधिक अपने के लिए ही की है। शैलेश ने प्रतिवाद नहीं किया, वे केवल निस्तब्ध होकर के खड़े रहे।